एम्स नॉर्सेट 10 में सिर्फ 5 महीने रह गए हैं। ये मेडिकल प्रोफेशन है, ये कोई खेल नहीं कि हम 2 महीने 1 महीने में किताब उठाया और हमारा सिलेक्शन हो जाए। इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम है जिसे एम्स दिल्ली कंडक्ट करता है। को भी टारगेट यही रखना है कि अगर अप्रैल में एग्जाम है तो फेब एंड तक आपका सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। झूठ किससे बोल रहे हो आप? मुझसे नहीं, किसी और से नहीं, अपने आप से। आपको क्या करना है? आपको स्मार्ट स्टडी करना है। आपको वो टॉपिक्स कवर करने जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। हेलो, वेलकम यू ऑल टू द PW नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म PW नर्सिंग वाला पर। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नॉर्सेट 10 के रिगार्डिंग, यानी कि एम्स नॉर्सेट 10 में सिर्फ 5 महीने रह गए हैं। तो कैसे होगा नॉर्सेट 10 क्लियर? हाउ टू क्लियर द नॉर्सेट 10? नॉर्सेट 10 को क्लियर करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? तो यानी कि इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, हम प्लान करने वाले हैं कि इस 5 महीने को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, बहुत ही प्रोडक्टिव बनाया जाए। और जिन बच्चों ने अभी दिवाली और ये सारे त्योहार फेस्टिवल सेलिब्रेट करते करते पढ़ाई में गैप लेके आए हैं या बीच में ब्रेक ले लिया है, तो अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यूटी के साथ कैसे इस 5 महीने में बनाए जिससे हमारा नॉर्सेट 10 क्लियर हो जाए। देखो, नॉर्सेट 10 को क्लियर करने के लिए सबसे पहली चीज है आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, शिद्दत के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मेडिकल प्रोफेशन है, ये कोई खेल नहीं कि हम 2 महीने 1 महीने में किताब उठाया और हमारा सिलेक्शन हो जाए। नर्सिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसे आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप नॉर्सेट जैसे एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। जिस नॉर्सेट का एग्जाम इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम है जिसे एम्स दिल्ली कंडक्ट करता है। और इस एग्जाम को करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्लानिंग स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं तो हम 5 महीने में इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। नहीं तो बच्चे साल भर से तैयारी कर रहे हैं फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, और आता भी है, क्लियर होता भी है तो रैंक इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें अपने ड्रीम एम्स तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो इन सारी बातों को आज इस वीडियो में करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है सिलेबस। किसी भी एग्जाम को करने के लिए, किसी भी एग्जाम या कंपटीशन को क्रैक करने के लिए सिलेबस समझना बहुत जरूरी है, और उसके 10 इयर्स के एग्जाम पेपर्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगी कि जैसे BSc नर्सिंग का जो सिलेबस है वही हमारा सिलेबस होता है, जिसे आपको पढ़ना है, समझना है और उसे ही पूरा प्रिपेयर करना है। तो नर्सिंग के सिलेबस को कंप्लीट करो और सारे ही सब्जेक्ट को पढ़ के जाओ, कोई भी छोटा कोई भी बड़ा, कुछ ऐसा नहीं करना है कि छोड़ के जाना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि जो वेटेज वाला चैप्टर है, जो वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि वेटेज वाले चैप्टर ऐसे हैं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और हर बार अगर 10 इयर्स 15 इयर्स को हम देखें तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए। तो मेन सब्जेक्ट को फोकस करना है, मेन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत बार पढ़ना है, और जहां तक उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है वहां से एक नेक्स्ट लेवल तक ही हमें पढ़कर जाना है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में उससे नीचे का, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा ही पूछा जाएगा। राइट? तो इन सब पे काम करने का टाइम अभी है। मेन 5 से 6 सब्जेक्ट है, जिसमें आपको मैं सब्जेक्ट बताऊं कि मेन सब्जेक्ट आपका कौन सा हो गया। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है। एक बार मेडिकल सर्जिकल कम पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस मेन सब्जेक्ट को छोड़कर जाओगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी OBG है आपका, पीडियाट्रिक्स है, CHN है, साइकेट्रिक है। ठीक है, तो ये आपके 6 सब्जेक्ट्स मैंने यहां पे लिखा है जो मेन सब्जेक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फार्मा नहीं पढ़ोगे, रिसर्च मैनेजमेंट नहीं पढ़ोगे, या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी को छोड़कर जाओगे। तो आपके जितने भी अदर नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आपको पढ़ के जाना है। लेकिन ये ऐसे मेन सब्जेक्ट है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। आपको बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, इसे पढ़ना पड़ेगा। और जो हाई वेटेज वाले, जैसे कि ये वेटेज वाले ही टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इन्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? अब चाहे आप वो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोचिंग के नोट्स हैं उनसे प्रिपेयर कर रहे हो, वीडियोस देख के कर रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, आप किस तरह से इस टॉपिक को प्रिपेयर करते हो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं उन्हें पूरा उनके मेंटर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है, नोट्स बनाया जाता है। चाहे आप किसी भी कोचिंग से कहीं से भी पढ़ रहे हो तो आप उस नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, नोट्स को बनाओ, सिर्फ सुन के वीडियो को मत रखो, क्योंकि बाद में आप वो भूल जाओगे। तो आपने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडा, OBG, पीट्स जहां से भी प्रिपेयर किया है उस नोट्स को बना लो। ये सिलेबस को
एक तरह से इन शॉर्ट करना होता है। जो भी नर्सिंग के आपके 10, 15, 20, 15 सब्जेक्ट्स हैं, मेन अगर मैं बोलूं, छोटे मिलाकर और बड़े सब्जेक्ट्स को मिलाकर 10 to 15 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हमें करके पूरा पेपर में जाना पड़ता है, और उन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। अगर आप कोचिंग कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उससे आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। सेल्फ स्टडी वाले भी और कोचिंग वाले दोनों अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, ये आपका सबसे पहला टारगेट होगा। और प्रिपरेशन सिर्फ अभी 5 महीने नहीं, बच्चों ने बहुत पहले से स्टार्ट किया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 2 to 3 मंथ्स में सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको भी टारगेट यही रखना है कि अगर अप्रैल में एग्जाम है तो फेब एंड तक आपका सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। 1 से 1.5 महीने आप सिर्फ प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन करते हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस पे ध्यान देते हो। तो यही टारगेट लेकर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो आपका थ्योरी का नोट्स बन जाता है, यानी कि नर्सिंग का कंप्लीट नोट्स अब आपके पास है। नर्सिंग का कंप्लीट नोट्स आपके पास में है, हैंड रिटन नोट्स है, वेल प्रिपेयर्ड नोट्स है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए नोट्स, बेहतरीन नोट्स आपके पास में है। आपको अब उस 1 से 1.5 महीने में, मैंने आपको बता दिया, आपको फैब तक ये सारी चीजें कंप्लीट करना है। जैन तक कर लो तो बहुत अच्छी बात है। जैन फैब तक आपको पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद जो मार्च और अप्रैल तक का टाइम रहेगा, कि जिस बच्चे ने जैन तक कर लिया तो फैब मार्च पूरा उनके पास रहेगा, जब वो सिर्फ उस रिवीजन, उस थ्योरी नोट्स को रिवाइज करेंगे, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमें एक सेल वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आता है तो हम उसी को बार बार पढ़ रहे हैं। हमारे ओबीजी में हमें मैन्यूवर्स के क्वेश्चंस आते हैं, हमें बहुत अच्छे से आता है तो हम उसे बार बार कर रहे हैं, या फिर ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप का क्वेश्चन हर बार आता है तो इजी को ही हम बार बार पढ़ रहे हैं। नहीं, पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करो, बट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। जो आपके कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें बार बार लिखकर प्रैक्टिस करो। जो ऐसा लगता है कि यार जितनी बार भी मैं करता हूं मैं भूल जाता हूं, जितनी बार भी मैं चीजें कर रहा हूं मैं इसे याद ही नहीं रख पाता, तो ऐसे डिफिकल्ट और ट्रिकी कॉन्सेप्ट को बहुत बार अच्छे से लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है। चाहे वो आपका मेडिकल सर्जिकल से हो, चाहे आपके वो ओबीजी, पीडियाट्रिक और साइकेट्रिक से रिलेटेड हो, आप उनकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आपको डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, ट्रिकी कॉन्सेप्ट पे काम करना है, क्योंकि अब आपके नोट्स बन चुके हैं। आपको पता चल गया है कि बार बार रिवीजन में ये चीजें गलत कर रहा हूं, ये भूल रहा हूं, तो इन सब पे हम 1-1.5 महीने में काम करेंगे। इन्हीं को बार बार अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और जो भी हमारे नोट्स हैं उन सारे नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही जिस दिन आपने थ्योरी पढ़ना स्टार्ट किया, उसी दिन से एमसीक्यू की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो। बच्चे पूछते हैं कि मैम एमसीक्यू कब से करें? एमसीक्यू जिस दिन आपने कंपटीशन का सोचा है ना, उसी दिन से एमसीक्यू की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो कोई टाइम नहीं होगा कि अप्रैल में एग्जाम है, चलो मार्च तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, अब हम एमसीक्यू को उठाते हैं। नहीं, उस टाइम पे सिर्फ रिवीजन होता है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस एक दिन में प्रैक्टिस नहीं बनता, या 10 दिन में, 15 दिन में आप प्रैक्टिस डेवलप नहीं कर पाओगे, आप एक्यूरेसी नहीं लेकर आ पाओगे, आप अपने स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस उसी दिन से स्टार्ट करोगे जिस पहले दिन से आपने कंपटीशन अपने माइंड में सोच लिया कि मुझे नॉर्सेट के एग्जाम में बैठना है, मुझे कंपटीशन को क्रैक करना है। तो कंपटीशन ही भाई एमसीक्यू के फॉर्म में है, तो उसको तो पहले दिन से ही सीखना पड़ेगा जब हमें कुछ नहीं आता। अरे नर्सिंग तो की है, नर्सिंग तो की है, हो सकता है उस 20 में से आपको 2 ही क्वेश्चन आते हो, बट आते तो है। आपने रीड तो किया, क्वेश्चन पढ़ना तो सीखा, ऐसा ये क्वेश्चन है, इस तरह से इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो वो जो डेवलप करना है आपको पहले दिन से डेवलप करना है। आपने थ्योरी के साथ साथ डेली एमसीक्यू के लिए टाइम निकालना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को भी देखना है। बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के आप उस क्वेश्चंस के पैटर्न को, एग्जाम के पैटर्न को और एग्जामिनर के माइंडसेट को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं हर बार एम्स कुछ ना कुछ नया करता है। पहले एम्स 200 क्वेश्चंस का पेपर लेता था, जिस टाइम पे सिर्फ एक ही एग्जाम होता था, 180 क्वेश्चन प्लस 20 नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, इस तरह से पेपर में बहुत चेंजेस होते गए। एक बार इमेज डाला, एक बार वीडियो डाला, और इस तरह से थ्योरी के क्वेश्चंस डाले, फिर पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया, प्रीलिम्स और मेंस कर दिया। पहले एम्स का अलग पेपर होता था, फिर नॉट सेट कर दिया। हर बार कुछ ना कुछ नया। फिर उसने प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चंस डालने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोसीजर्स के क्वेश्चंस होते हैं वीडियोस फॉर्म में होते हैं, वीडियो का एक ही बार आया था, बट पैटर्न तो चेंज हर बार होता है, कुछ ना कुछ। कभी साइकेट्री के क्वेश्चंस ज्यादा डाल दिए, तो इस बार ओबीजी के क्वेश्चंस ज्यादा डाल दिए। ऐसे किया जाता है, हर बार एम्स में डिफरेंट अप्रोच रहता है। इसीलिए 10 से 15 साल के पेपर से आपको एक अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होता है कि हम हर एक सिचुएशन के लिए तैयार हैं,
हमने नर्सिंग के हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर वेटेज कम हो ज्यादा हो, बट क्वेश्चंस अगर नर्सिंग के इस चैप्टर से इस टॉपिक से आता है तो हम आराम से कर सकते हैं। आपको भी इसी तरीके से, क्योंकि ये कंपटीशन है और कंपटीशन इसी चीज का है, जो जरूरी नहीं जो आपने पढ़ा वही पूरा पेपर में आएगा, या किसी और बच्चे ने उसी टॉपिक को 20 बार या 1000 बार पढ़ा है तो वो टॉपिक आएगा। हो सकता है उस टॉपिक बिल्कुल आए ही ना, दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आ जाए। इसीलिए इक्वालिटी के साथ सारे मेन सब्जेक्ट को वेल प्रिपेयर्ड रखो, छोटे सब्जेक्ट को भी पढ़कर जाओ। एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। और ये मैं एक वीडियो में नहीं, मैं 1000 वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी चीख चीख कर मैं यही चीजें आपको बताऊंगी, क्योंकि कंपटीशन के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। या कोई भी टीचर आपको बताएगा यही चीजें बताएगा, इसी पे काम करना है। समझ में आ रहा है? तो प्रीवियस ईयर के पेपर में मेमोरी बेस्ड नॉर्सेट का पेपर जो है वो आप करो। एम्स का मेमोरी बेस्ड पेपर है, आप उसको सॉल्व करो, क्योंकि एम्स कभी भी एम्सली अपना पेपर आउट नहीं करता है, वो मेमोरी बेस्ड पेपर ही होता है जिसे आपको सॉल्व करना है। तो ये ना समझो कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बाहर निकलते निकलते बहुत बदल जाते हैं, बट हाँ टॉपिक वही रहता है। हेपेरिन का पूछा है तो वो वही रहेगा, ऑब्स्टेट्रिक मैन्यूवर का पूछा है तो वो वही रहेगा। तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि हाँ टॉपिक तो यही है। तो मेन टॉपिक पे फोकस करो, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे हाई जितना भी आप पढ़ सकते हो उससे आपने नोट्स बनाया हुआ है, वहीं पे अपने नोट्स में कुछ नया मिल रहा है तो ऐड करो, उसी की प्रैक्टिस बार बार करो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। 50% रोल जैसे एमसीक्यू थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और 50% वेटेज आपका एमसीक्यू, दोनों आपका बराबर चलना चाहिए। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, जिसमें 5 से 6 घंटे थ्योरी पे दे रहे हो, तो 4 घंटे आपको देना पड़ेगा किस पे? एमसीक्यू प्रैक्टिस पे। जरूरी है। स्टार्टिंग में आप 8 आवर्स में से 6 आवर्स अपने थ्योरी को दे दो, 2 आवर्स आप एमसीक्यू को दो। लेकिन जब आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो थ्योरी रिवीजन में 2-3 घंटे का टाइम दो और 5-6 घंटे का टाइम एमसीक्यू प्रैक्टिस में दो। ऐसे ही अपने टाइम को डिवीजन करके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो टाइम लैप्स हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही टाइम निकल जाएगा, नवंबर दिसंबर जैन फेब सब निकल जाएगा। पर आपके लिए 24 घंटे हैं, जो फर्स्ट रैंकर है उसके लिए भी 24 घंटे हैं, जो कॉम्पिटिटर जितने भी पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूं, कोई भी हो, सबके पास 24 घंटे का टाइम है। लेकिन उस 24 आवर्स को आप कैसे यूटिलाइज करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। उस 24 आवर्स को आप कितना प्रोडक्टिव बनाते हो ये आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर है, जो फर्स्ट रैंक लेके आ रहा है, वो 24 घंटे उसके लिए 48 घंटे हो जाते, नहीं। लेकिन उस 24 आवर्स में जो टाइम शेड्यूल है, जो उसका टाइम टेबल है, वो कैसे सेट करता है, कैसे मैनेज करता है। टाइम टेबल बनाना बहुत डिफिकल्ट का टास्क नहीं है, सब बना लेते हैं, लेकिन उसे फॉलो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, तो जो चीजें मैंने बताई हैं उस पे काम करो। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, उस एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आप देखो क्या क्या है। ऑलवेज से मेरा सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चे जैसे पेपर देते हैं और सिलेक्शन लिस्ट में ऐसे 12,000 रैंक तक है, यार मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, मैं तो कंपटीशन की लाइन में भी नहीं हूं। तो कभी भी ये मत बोलो कि मेरा नहीं होगा। अपनी गलती देखो कि यार मैंने ये गलती की थी, मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ के नहीं गया था, एग्जाम में मुझे ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे, मुझे इस पे इस बार काम करना है, मुझे वो सारी प्रॉब्लम्स पे काम करना है और फिर मेरा रैंक भी अच्छा आएगा, मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा और वो अच्छी रैंक के साथ में होगा। तो हमेशा ये कहना है कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन, डेली उठ के कहना है मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, और वही आपको मोटिवेशन लेके आएगा। टारगेट सेट करो, वीकली करो, मंथली करो, कि हाँ 3 महीने हैं, 3 महीने में 4 सब्जेक्ट अब करने हैं, 2 सब्जेक्ट ऐसे करना है, चाहे उसके लिए मुझे 4 घंटे पढ़ना पड़े, 8 घंटे पढ़ना पड़े, मुझे सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ये क्यों करते हो कि 3 घंटे पढ़ना, 4 बजे उठ जाना, ऐसे नहीं होता है। पता चले 4 बजे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन एकदम पीक पे है, आपको पढ़ने का मन कर रहा है, आप बोलोगे यार मेरा तो टाइम टेबल में चाय पीने का टाइम हो गया, घूमने का टाइम हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं बनता है। टाइम टेबल में वो जुनून होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए, उस तरह का आपके अंदर जो है कहते हैं ना जुनून होना चाहिए कि मुझे करना है। बात समझ रहे हो? आप मेरी बात को समझो मेन, कि आपके अंदर वो जो आग है ना, वो आग होना चाहिए जो आपको ना सोने दे, ना बैठने दे, ना चलने दे, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई यार, बस मुझे कंप्लीट करना है। तो आपको ये नहीं देखना कि मुझे टॉप फर्स्ट रैंक पे, तो आप अपने आप आ जाओगे जब आपका कर्म अच्छा होगा, जब आपने उस पर मेहनत अच्छी की होगी, तो सिलेक्शन आपका जरूर होगा। बट उसके लिए वो जो गोल सेट आपने किया है, जिसका आपने सपना देखा है, जिस एम्स में जाने का आपने सपना देखा है, नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देखा है, उस पर आप काम करोगे। अगर आप चलोगे चलो छोड़ना, आज तो घूम लेते हैं, आज तो पार्टी में चले जाते हैं, आज फेस्टिवल मना लेते हैं, ऐसे ऐसे करके आपका टाइम निकल जाएगा। और उसी टाइम पे कोई बच्चा मेहनत से पढ़ रहा होगा, तो किसका सिलेक्शन होगा बताओ?
जो आपने ढिलाई की, जो आपने पढ़ाई नहीं की, जो आपने टाइम लैप्स किया, आपका प्रायोरिटी होगा या उसका होगा? उसका होगा, कि उसने कोई गैप नहीं लिया, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं की, शिद्दत के साथ डेली पढ़ाई किया। आप सोचोगे नहीं मैं तो कल 10 घंटे पढ़ लूंगा, आज 5 घंटे नहीं कल 10 घंटे, ऐसे नहीं होता है। डेली बेसिस पे मेहनत करना पड़ता है। एक दिन में 18 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर डेली बेसिस पे 5 घंटे पढ़ोगे तो जरूर सिलेक्शन हो। ये माइंड में रखना। टारगेट सेट करना अपना अपने हिसाब से। हर बच्चे का जो लेवल है वो अलग होता है, हर बच्चे का टाइम शेड्यूल अलग होता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इस टाइम को सेट करो कि हाँ आज मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, चाहे मुझे 8 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 4 घंटे में ही मेरा हो जाए। राइट डाउन द ड्रीम एम्स इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल। ये मोटिवेशन के लिए, ये जस्ट कि आपने इतना बड़ा एम्स लिखा कि मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, और आपने लिख दिया इतना बड़ा बड़ा एम्स दिल्ली, ठीक है, और आपने अपनी टेबल पे सामने लगा दिया। जब भी आपको नींद आ रही है, अरे यार मुझे दिल्ली एम्स में जाना है, आपकी नींद खुल जाएगी, आपको फिर से पढ़ने का मन करेगा। तो जो आपका ड्रीम एम्स है आप अपने सामने लगाओ, वो हर पल हर टाइम आपको मोटिवेट करता रहेगा। जिसका जब सपना देखते हैं, जिसे ब्रांड बोला जाता है, वो आप अपने सामने लगाओ, आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा। और वो आपको जब नींद आ रही होगी, जब लेग करने का मन करेगा, जब छोड़ने का मन करेगा, तो वो आपको याद दिलाएगा तुमने सपना देखा था, ठीक है, उस पर आपको काम करना है। तो वो आप अपने सामने लगाओगे। और एक्चुअल कंपटीशन याद रखना, जो 1 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, वो पूरे 1 लाख बच्चे सीरियस नहीं होते, ठीक है। उसमें से 20% बच्चे, 30% बच्चे मैं कह रही हूं ऐसे होंगे जो एकदम सीरियस होंगे और बहुत शिद्दत से अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका कंपटीशन 1 लाख में नहीं है। अगर आप अच्छे से शिद्दत से मेहनत कर रहे हो तो आपका सिर्फ उस 30% बच्चे के साथ कंपटीशन है। उस 20 to 30% से आपको compete करना है और उससे आपको आगे निकलना है। तो आप ये मत देखो कि 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 1 लाख बच्चों के साथ मेरा कंपटीशन है, नहीं। आपका कंपटीशन सिर्फ वो 20 to 30% पढ़ने वाले बच्चों के साथ कंपटीशन है। वहां उनसे लड़कर, उनसे आगे बढ़कर आपको अपने फर्स्ट रैंक तक या अच्छे ड्रीम कॉलेज, ड्रीम एम्स तक जाना है, ठीक है। तो इस पे काम करना है। इसके साथ साथ जब आप तैयारी कर रहे होगे तो कुछ चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, जो मेरे पास हमेशा आता है कि मैम हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, या तो हमारा टेस्ट देते हैं उसमें स्कोर 50 है तो उसी पे फिक्स रहता है, आगे नहीं हो पाता। टाइम जो है रिवीजन के लिए, जब हम कोचिंग की क्लासेस कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं होता, या फिर वीडियोस हमारा रह गया, रिकॉर्डिंग देखते तो हमारे वीडियोस बैकलॉग में बहुत चले जाते हैं, ठीक है, हमारे वीडियो 10-10 एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। या फिर वीक सब्जेक्ट जो है उस पे जो अपनी पकड़ है वो कैसे बनानी है, ये सारे कॉम्पिटिटर का एक चैलेंजेस होगा जिसपे आज मैं बात करने वाली हूं। सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के लिए आपको क्या करना है? आपको कंसिस्टेंट रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रियलिटी को समझना पड़ेगा। और एक जो झूठ बोलते हो आप, झूठ तो नहीं बोलते, बोलो मैम हम तो झूठ बोलते नहीं है, लेकिन जो आप अपने आप से झूठ बोलते हो कि आपने टाइम टेबल बनाया यार 8 घंटे का, लेकिन आप रियलिटी में देखो, क्या आप 3 घंटे भी अच्छी पढ़ाई कर पाते हो क्या? नहीं। तो झूठ किससे बोल रहे हो आप? मुझसे नहीं, किसी और से नहीं, अपने आप से। तो आप रियलिटी को समझो। कंसिस्टेंट रहने के लिए मैं एक चीज बोलूंगी, आपको रियलिटी को समझना है। रियलिटी को समझना है कि मेरे पास भाई टाइम नहीं है। अगर मैं कॉलेज जा रहा हूं, अगर मैं कहीं ऑफिस में या हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं, तो मेरे पास 8 घंटे का टाइम है ही नहीं पढ़ने का, और मैंने टाइम टेबल 8 घंटे का बना लिया। तो बताओ स्ट्रेस एंजाइटी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। एंजाइटी होगी, पैनिक अटैक आएंगे, आपका बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में रहोगे। तो आप काम ही ऐसा क्यों करते हो जिसपे आप कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाओगे? अगर आप सिर्फ 3 घंटे का टाइम है तो आप टाइम टेबल उसी हिसाब से बनाओ ना। और एक बार करते 3 घंटे का टाइम टेबल, ठीक है भाई अब तो मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया, 10 घंटे की पढ़ाई। 3 घंटे से 10 घंटे पे आप स्विच कैसे हो जाओगे? एक बात बताओ मुझे, अभी तक आप 3 घंटे पढ़ रहे थे और अगले ही दिन क्या आप 10 घंटे पढ़ पाओगे? नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? आप 2 रोटी खाना खा रहे हो और अगले ही दिन अगर आपको 8 रोटी दे दी जाए तो क्या आप एक साथ खा सकते हो? नहीं खा सकते, क्योंकि आपकी जो पावर, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 2 रोटी की है। तो आप 8 रोटी कैसे खा लोगे एक साथ? तो वैसे ही आपकी अभी पावर, आपने 3 घंटे पढ़ाई की तो उतनी ही है। 3 से आप धीरे धीरे बढ़ाओ, आप 4 घंटे पे आओ,
ठीक है, 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 घंटे पे आओ। 3 घंटे से सीधा 8 घंटे पे जंप नहीं करना है। 3 आवर्स की स्टडी से सीधा 8 घंटे की स्टडी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपसे मैनेज ही नहीं हो पाएगा, आपको लगेगा यार पढ़ना वढ़ना बेकार है, ये तो बेकार की चीज है, कहां फंस गया मैं। ठीक है, इस तरह के थॉट्स आएंगे। लेकिन आपको 3 घंटे से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 ऐसे करके धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाना है। 3 घंटे से 4 घंटे पढ़ाई कर लिए, ठीक है, फिर 5 घंटे कर लिया, ठीक है, रेस्ट लेना है, रेस्ट लेना है, फिर पढ़ाई करनी है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, पढ़ने में मन लग रहा है तब पढ़ लो, टाइम मत देखो उस टाइम पे कि 2 घंटे हो गए, यार मुझे तो 4 घंटे हो गए पढ़ते हुए, पता ही नहीं चला। पढ़ाई ऐसी ही होती है कि सामने से अगर बारात भी निकल जाए ना तो पता ही नहीं चलेगा कि हाँ यहां से अच्छा शादी हो रही थी क्या इसका, हमें तो पता ही नहीं चला। ये होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो जिस टाइम पे आप जिस चीज को कॉन्सेंट्रेट होके कर रहे हो, आपके सामने कुछ भी हो जाए, आग भी लग जाए ना तो पता नहीं चलेगा आपको। बात समझ में आ रही है? तो ये जस्ट एग्जाम्पल दिया है कि कैसे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं और जब मन लग रहा होता है तो हमें कुछ नहीं देखना होता, अरे निकल जाने दो ना टाइम, लेकिन आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है और इतने अच्छे से वो कंप्लीट होगा, आपके माइंड में हमेशा फिक्स हो जाएगा। तो आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए जो टाइम है उसमें करो, एकदम से स्विच मत करो, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं टेस्ट स्कोर में नंबर जो है वो स्टक हो गया है, बढ़ ही नहीं रहा है, 50 है तो 50 ही है, क्योंकि आप क्या करते हो, टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट पेपर उठाया दिया, अरे यार 50 खत्म। उस 50 में क्या आपने जो टेस्ट दिया है 50 क्वेश्चंस राइट हुए, 50 रॉन्ग हुए, क्या आपने उस क्वेश्चन को एनालिसिस किया? आपका टेस्ट में स्कोर में नंबर इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हो। जिस दिन आप सेल्फ एनालिसिस करने लग जाओ, टेस्ट देने के बाद उस पेपर को एनालिसिस करो, देखो कि मेरी गलती हुई, और सिर्फ देखो ही नहीं उस पर काम करो। अच्छा ये क्वेश्चन मेरे ठीक हुए, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी के हिसाब से, लेकिन ये गलत हुआ तो क्यों हुआ? शायद मुझे एंडोक्राइन आता ही नहीं था, शायद मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस आते ही नहीं थे, मैंने तुक्का लगाया, इसलिए मेरा नेगेटिव हुआ, गलत हुआ। तो मुझे ये सिस्टम पढ़ना है, मुझे इस सिस्टम पे काम करना है। और अगर मुझे ये सिस्टम आता था तो क्यों गलत हुआ? क्योंकि शायद ये गलत कॉन्सेप्ट था, शायद क्वेश्चन की डिमांड को समझ नहीं पाया। तो आपको क्वेश्चंस जो गलत हुए हैं उस टॉपिक को पढ़ना है, उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को बनाना है, और कुछ नया मिल रहा है तो अपने नोट्स में वही ऐड करना है। यानी एक मॉक टेस्ट पेपर अगर आपने सॉल्व किया है, उसके अंदर की गलती देखनी है, जो कुछ नया पॉइंट्स मिला है उसे नोट्स में ऐड करना है, उसे बार बार रिवाइज करना है, फिर दूसरा टेस्ट दो, फिर अपने आप नंबर इंक्रीज होंगे क्योंकि आपने उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे काम कर लिया है। ओबीजी के क्वेश्चन गलत हो रहे तो पहले ओबीजी को प्रिपेयर करो, कहां गलती हुई, किस टॉपिक में गलती हुई, उस पर काम करो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरह से जब आप उस पेपर का एनालिसिस करना स्टार्ट कर दोगे तो सिर्फ 100 का पेपर जब सॉल्व करते हो तो सिर्फ 100 क्वेश्चन नहीं होते, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, उन चारों ऑप्शन से भी टॉपिक बनते हैं, उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं। तो उन चारों ऑप्शंस पे काम करके आप 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होते हैं। तो 100 क्वेश्चन मत समझो, 100 की जगह आपके 300 to 400 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उन पे काम करो, उसको एनालिसिस करो। तो आपके टेस्ट में स्कोर जो है वो स्टक हो गया, उसके लिए आपको सेल्फ एनालिसिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा कि आपकी गलती को आपको पहचानना पड़ेगा और गलती को पहचानने के बाद उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, नो टाइम फॉर रिवीजन। भाई आप इतने बिजी हो कि आपके पास रिवीजन का टाइम ही नहीं है। तो अब इस रिवीजन के टाइम को कैसे मैनेज करें, कहां से हम एक्स्ट्रा टाइम लेके आए और कैसे इन टॉपिक को रिवाइज करें? इसके लिए एक है रिपीटिशन या फिर रिवीजन का, कि एक ही टॉपिक को हम क्या करते हैं कि यार आज हमारे अंदर मोटिवेशन और जुनून मैम ने भर दिया, पागलपन, आज हम पागल हो जाएंगे पढ़ के, और आपने स्टार्ट किया ओबीजी के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से, फिर वो मोटिवेशन दूसरे दिन डाउन हो गया, फिर आपने 2-3 दिन पढ़ाई नहीं की, फिर आपने बोला यार, फिर वीडियो देखा, फिर मोटिवेशन, अरे सब बच्चों का सिलेक्शन, अरे मैं तो फर्स्ट रैंक लाऊंगा और फर्स्ट रैंक के साथ ही मेरा सिलेक्शन होगा, फिर आपके अंदर जुनून आया, फिर आपने स्टार्ट किया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो भाई 3 दिन बाद फिर मोटिवेशन डाउन, फिर आपका छूट गया, फिर बोलोगे यार एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा गया था, फिर भूल गया, फिर स्टार्ट किया एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एमएसएन सबके एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो ऐसे में क्या हो पाता है, आपका टाइम लैप्स होता है, ठीक है, और 10 बार आप एक ही टॉपिक को पढ़ लेते हो। ठीक है, आपने एक ही टॉपिक से, क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे, ऐसा तो है नहीं कि सीधा डिजीज पोर्शन पे चले जाओगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ने लग जाओगे, नहीं, आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ोगे। तो आपका क्या होता है, आपकी जो गाड़ी चल रही है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे ही अटक जाती है। आप डिजीज पोर्शन
नर्सिंग मैनेजमेंट वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, हर बार नए से स्टार्ट करते हो, हर बार कार्डियो को स्टार्ट करते हो वहीं पर अटक जाते हो, हर बार न्यूरो को स्टार्ट करते हो वहीं अटक जाते हो। कहाँ? एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे, क्योंकि आप फ्रेश स्टार्ट करते हो और फ्रेश स्टार्ट तो स्टार्टिंग से होता है। तो ऐसे में फिर आपके पास रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं होता, क्योंकि जब एग्जाम का टाइम नजदीक आ जाता है, यार 2 महीने रह गए अब तो जल्दी जल्दी निपटाओ, फिर कहां से रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि आपने टॉपिक कंप्लीट ही नहीं किया है। समझ में आ रहा है? तो टाइम लैप्स मत करो, टाइम को यूटिलाइज करो। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, फिर दूसरे टॉपिक को पढ़ो, तीसरे टॉपिक और आगे बढ़ो। हर बार मोटिवेशन डाउन हो रहा है और दोबारा स्टार्ट करें और हर बार फ्रेश स्टार्ट के चक्कर में वो सब कुछ छूट रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? तो आपको एक ही टॉपिक को रिपीटेटिव जो है बार बार एक ही को नहीं करना है, उसे बार बार करने से अच्छा है नए टॉपिक को पढ़ो। ठीक है? रिपीटेटिव टॉपिक्स को पढ़ोगे तो वहां से अगर 1 नंबर का क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन आता है तो वही रहेगा। आपके 1000 बार एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने से वहां से 10 क्वेश्चन नहीं आने लगेंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अगर 2 ही क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप 10 बार पढ़ोगे तो भी 2 ही क्वेश्चन आएंगे। तो मैं ये कह रही हूं, अगर आप उस टॉपिक को समझ गए हो, अगर आपको वो टॉपिक आ गया है, तो बार बार इतना भी मत पढ़ो कि आपका टाइम दूसरे टॉपिक के लिए बच ही नहीं रहा है। आप उन टॉपिक पे ज्यादा टाइम दो जो आपको हार्ड लग रहा है, जो आपका वीक है, और वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है? तो नो टाइम फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए टाइम आपको खुद निकालना है। आपको सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करना है, बाकी का टाइम अपने रिवीजन पे देना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से आपको आइडिया लग जाता है कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके क्वेश्चंस बार बार आते हैं। कभी कभी एक टॉपिक से एक ही एग्जाम में, एक ही पेपर में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है? तो वो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस पर काम करो। फिर है बैकलॉग को कैसे कम करें, क्योंकि हमने तो वीडियोस देखा रिकॉर्डेड, मोटिवेशन 2-3 दिन हाई था, 2-3 वीडियो देख ली एक दिन में, फिर 4 दिन ऐसे ही निकल गया, एक भी वीडियोस नहीं देखी और वीडियोस हो गई 10 एक साथ। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। ठीक है? आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा कंसिस्टेंट सीरियस होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जब हम ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां कोई टीचर नहीं है कि ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना, ऐसे पढ़ाई नहीं करनी और ये सारा कंप्लीट ही होना चाहिए। कोई आपको घर पे बोलने नहीं आएगा। तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। आप रिकॉर्डेड क्लास में क्या कर सकते हो, जैसे एक दिन में आपको नहीं हो रहा है, 2 वीडियोस देख लो। आप उसको कैसे कर सकते हो? 1.5x की स्पीड पे करके आराम से देख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि 1.5x की स्पीड पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि भाई नोट्स आपके पास अलग से होते हैं। जो पैनल पीडीएफ के नोट्स हैं वो आपके पास आ जाते हैं, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉन्सेंट्रेट होकर 1.5x की स्पीड पे लगा के वीडियोस को कंप्लीट करो। तो बैकलॉग को कंप्लीट करने का यही तरीका है कि वीडियोस की स्पीड बढ़ाओ। जो 1 घंटे का है वो शायद आप आधे घंटे 40 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। इस तरह से आप 2 वीडियोस देख सकते हो, और ऐसे करके डेली देखोगे। संडे को क्लास नहीं हो रही, किसी दिन ऑफ है, तो उस दिन आपने 2-3 वीडियोस देख ली। तो ऐसे ऐसे करके आपको बैकलॉग कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके लिए मेहनत आपको खुद करना है, टाइम आपको खुद मैनेज करना है, टाइम आपको खुद निकालना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ठीक है? तो स्पीड पे थोड़ा सा ज्यादा स्पीड लगा के आप वीडियोस को कंप्लीट कर लो, जिससे आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। ठीक है? फिर है वीक सब्जेक्ट। मैम कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, साइकेट्रिक समझ में नहीं आता, पीडियाट्रिक माइंड में नहीं आता, ओबीजी हार्ड लगता है, या फिर सब कुछ अच्छा लगता है, मेडिकल सर्जिकल बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है। अब जो पल्ले नहीं पड़ रहा है भाई, 5 महीने का टाइम टेबल है, जो पल्ले नहीं पड़ रहा है उस पर काम करो। आप क्या करते हो? जो इजी है, क्योंकि आपने ये सुना है और ये है भी कि इजी सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, और जो हार्ड है उसको भी अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। वीकनेस किसी को मत बनने दो, हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो। तो ओबीजी अगर मेरी स्ट्रेंथ है तो मुझे और पक्का करेंगे, अच्छी बात है। अगर जो आपको अच्छे से आ रहा है उससे पढ़ो, लेकिन जो नहीं आ रहा है भाई उस पे काम तो अभी करोगे ना। एग्जाम से 1 महीने पहले कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम का प्रेशर होता है, एंजाइटी होती है, बच्चों को नहीं चीजें याद हो पाती। अभी कॉन्सेप्ट बनाने का, कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे बेस्ट टाइम है। तो जो वीक सब्जेक्ट है उसे भी अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए अभी से काम करना पड़ेगा, उसको अभी से तैयार करना पड़ेगा। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पल्ले नहीं पड़ रहा है तो एक एक सब्जेक्ट करके उठाओ, न्यूरो उठाओ, मस्कुलोस्केलेटल उठाओ, कार्डियो उठाओ, रीनल उठाओ, रेस्पिरेटरी, एंडोक्राइन,
ऐसे एक एक सब्जेक्ट पे टाइम दो। हो सकता है एक सब्जेक्ट को करने में 4 दिन लग रहा है, 5 दिन लग रहा है, किसी में 10 दिन लग रहा है, बट टाइम तो है। वो आप नोट्स बना लोगे, वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, PYQ देखोगे कैसे क्वेश्चंस आए हुए, ऐसे एक एक सब्जेक्ट को बोल्ड करते हैं। और देखो मेडिसिन, सर्जरी, मेडिसिन ये एक ऐसा गहरा समुद्र है जिसमें जितना घुसोगे ना उसका कोई अंत ही नहीं है। पढ़ने के लिए इतना सब कुछ है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। आपको वो टॉपिक्स कवर करने हैं जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। आपको उन चीजों पे फोकस करना है जो नर्सिंग से रिलेटेड है, जो नर्सिंग की प्रायोरिटी से रिलेटेड है, नर्सिंग के मैनेजमेंट से रिलेटेड है, नर्सिंग के केयर से रिलेटेड है। और उसके साथ साथ डिजीज पोर्शन की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। उसमें कौन सी दवाई देते हैं, उसका क्या रिएक्शन होता है, कब बंद करना होता है, डॉक्टर को कब बुलाना होता है, उस टाइम पे अगर हम खड़े हो और कोई पेशेंट क्रैश हो रहा है तो हम उसे कैसे मैनेज करते हैं। हर एक चीज आपको आनी चाहिए। तभी मैंने बोला फंडा आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर नर्सिंग का फंडा इधर उधर हिला हुआ है तो शायद आप उससे रिलेटेड OBG, साइकेट्रिक, MSN सब में गड़बड़ कर सकते हो। तो बेसिक को स्ट्रांग करो, नर्सिंग के फंडा को समझो कि क्या नर्सिंग की केयर होती है, नर्सिंग में क्या काम करना होता है, पोजीशन कौन सा देना होता है। अगर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी का पेशेंट है, एंडोक्राइन का है, स्पाइन टूटा हुआ है, कुछ भी, तो नर्सिंग का बेसिक फंडा क्या है, पोजीशन पता होना चाहिए आपको। हर एक सिचुएशन में कोई प्रोसीजर करवा रहे हो, कौन सी पोजीशन देते हैं, कहां से समझोगे, फंडा से समझोगे ना। तो बेसिक को स्ट्रांग करो, उसके साथ साथ सारे प्रोसीजर्स को, जितने भी हमारे हॉस्पिटल में हर एक एरिया में, चाहे वो ENT डिपार्टमेंट है, चाहे वो ऑब्स्टेट्रिकल डिपार्टमेंट है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स का डिपार्टमेंट है, वहां पे एक नर्सेस का क्या रोल होता है, वो कैसे एकदम एक्सपर्टली बेस्ट तरीके से वहां काम करती है, वहां की इमरजेंसी को हैंडल करती है, वो सब आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जब आप अपने हार्ड सब्जेक्ट को वीक सब्जेक्ट पे आप काम करना स्टार्ट करोगे, उसे पढ़ना स्टार्ट करोगे। देखो वीक है बोलते रहेंगे, काम नहीं चलेगा। मुझे भी कुछ नहीं आता था, कोई भी नर्सिंग में आया होगा, किसी को कुछ नहीं आता होगा। नर्सिंग में सबने एंट्री ली है, नर्सिंग में करते करते ही सबने सीखा है। किसी का क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, किसी का थ्योरी अच्छा है, बट उसको सीखो, कहाँ क्या स्ट्रांग है, क्या वीक है, उस पर काम करो। उसका टाइम अभी है आपके पास। समझ में आ गया। तो इन सब से आप क्या करोगे, ये जितने भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, नर्सिंग के जितने स्टूडेंट हैं, इनमें से अगर आपका भी कोई चैलेंजेस है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आई एम फेसिंग दिस इश्यू। समझ में आ रहा है। आप अगर इसमें से कोई भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैम हमारी प्रॉब्लम इनमें से ये है और आपने ये बताया है। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं ट्राई करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम्स को, नॉर्सेट प्रिपरेशन में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस पर मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाऊं। और अभी बच्चों की प्रॉब्लम्स को लिख के कुछ चैलेंजेस को मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है। इसके साथ साथ है 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स। मैम 5 महीने की स्ट्रैटेजी समझ में आ गया, सिलेबस कंप्लीट करना, MCQ प्रैक्टिस करना, सब कुछ करना, लेकिन इस नॉर्सेट को क्रैक करने के पिलर्स क्या है। 3 ऐसी चीजें जिसको हर एक कॉम्पिटिटर करता है, हर एक टॉपर पढ़ के जाता है, वही 3 पिलर मैं भी आपको बता रही हूं। सारी चीजें तो करनी है, लेकिन उसको करने का यही 3 पिलर है। पहला है नर्सिंग का सिलेबस, यानी कि नोट्स बनाओ। नर्सिंग के सारे टॉपिक्स को, नोट्स नहीं बनाया, आपके प्रिंटेड नोट्स हैं, कैसे भी नोट्स हैं, आप नर्सिंग के हर एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, पूरा टॉपिक पढ़ो। तो सिलेबस कंप्लीट करना पहला पिलर। दूसरा है प्रैक्टिस। जो आपने नोट्स बनाया सिर्फ वो छपे हुए आपकी कॉपी में या लिखे हुए नहीं रखे हुए होने चाहिए, उसका रिवीजन भी होना चाहिए, क्योंकि 5 महीने बाद जब एग्जाम आएगा तो आप सब कुछ भूल जाओगे। पढ़ा क्या था यार, 3 महीने कुछ तो पढ़ा था, बताया गया था रास सिस्टम में क्या होता है, किडनी से जाता है या लीवर से जाता है, अरे कहां से जाता है। विटामिन डी का एक्टिवेशन पढ़ा तो था, कैसे होता है यार, विटामिन डी के लिए ये था, नाम नहीं याद आ रहा उसका क्या होता है, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, क्यों ऐसी चीजें क्यों होती है, क्योंकि आपने रिवीजन किया ही नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला है, जो आपने सिलेबस पढ़ा उसको सिर्फ कॉपी किताब में ना रहने दो, प्रिंटेड में पढ़ रहे हो, हैंड रिटन में पढ़ रहे हो, जैसे भी आप पढ़ रहे हो उसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे थियोरी को। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट, अपने थियोरी को काम करोगे, उसे क्लियर करोगे, उसे पढ़ोगे, और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो MCQ है, PYQs है, उनकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। और थर्ड होता है मॉक टेस्ट पेपर। पहला सिलेबस, फिर सिलेबस के बाद जो नोट्स बनाए उसका रिवीजन, MCQ की प्रैक्टिस और PYQ प्रैक्टिस, सेकंड पिलर, और थर्ड पिलर में होता है मॉक टेस्ट।
मॉक टेस्ट स्टार्टिंग के लास्ट के जो 1 से 1.5 महीने है उसमें आपने देना है। पहले से भी आप दे सकते हो, अगर आपके सब्जेक्ट्स क्लियर है, आपका थ्योरी क्लियर है तो आप स्टार्टिंग में भी दे सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले आप थ्योरी क्लियर करो, सब्जेक्ट क्लियर करो, फिर मॉक टेस्ट दो। क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है, आपके डीपीपी आप कर सकते हो क्योंकि सेम चैप्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में क्या होता है, पूरे नर्सिंग के क्वेश्चंस होते हैं। और पूरे नर्सिंग के क्वेश्चन में जब भी आप सब्जेक्ट टेस्ट से मॉक टेस्ट पर जाते हो, समझ रहे हो, मॉडल टेस्ट पेपर पे जाते हो, तब आपके नंबर में डिक्रीमेंट आता है। क्योंकि पहले ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर था, उसी के क्वेश्चन थे, 10 में से 9 नंबर, 8 नंबर ऐसे आ रहे थे, 20 में से पूरा 18 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, लेकिन जैसे ही मॉक टेस्ट पे जाते हो वैसे ही आपकी रैंक 100 में से 50, 60 ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो आप सोचते हो यार पहले तो चैप्टर वाइज अच्छा आ रहा था, अभी क्यों ये सबके साथ होता है। मॉडल टेस्ट पेपर में नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कोई वीक, वही मैंने बोला है, आपको पता चलता है। तो आप ये दो, ठीक है। आप ऑनलाइन में जैसे पेपर निकालो, क्योंकि पेपर आपका सीवीटी मोड ही होने वाला है, ठीक है। तो आप फोन में कर रहे हो, लैपटॉप में कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, लैपटॉप में ट्राई करो, आप कर रहे हो तो मॉक टेस्ट पेपर में बिल्कुल एग्जाम पैटर्न से सारी चीजें होंगी, आप उसको दो, सबमिट करो, तुरंत आपका रिजल्ट आएगा। आप अपनी गलती देखो, कौन से चैप्टर में गलती हो रही है, कौन से टॉपिक में गलती हो रही है, उस पर काम करो, ठीक है। तो यही 3 मेन पिलर्स हैं जिस पे आपको काम करना है, और यही है आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है कि आपको इस 5 महीने को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है। सिर्फ नॉर्सेट में 5 महीने रह गए हैं, तो नॉर्सेट 10 को कैसे क्लियर करना है, ये मुझे लगता है आप बेस्ट समझ पाओगे। यहां से अपने चैलेंजेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को देख पाओगे और प्लान कर पाओगे कि हम नॉर्सेट 10 को कैसे प्लान करें। कुछ बच्चों ने 3 महीने से स्टडी स्टार्ट कर दी होगी और कुछ करने वाले होंगे, अभी करेंगे, तो भी आप इसी तरीके से, इसी पैटर्न से पढ़ाई कर कर और अपना सिलेक्शन ले सकते हो एक बेस्ट रैंक के साथ, ठीक है। तो आई थॉट कुछ टाइम में आपको एंजाइटी, क्योंकि एग्जाम से 15 दिन पहले आपकी एंजाइटी, पैनिक, सिलेबस नहीं हुआ, ये सब टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इन सब पे अभी काम करो, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम से पहले ये चीजें आएंगी, तो क्यों ना अभी से काम करो भाई, अभी से काम स्टार्ट कर दो, अभी से इन सारे सिलेबस को कंप्लीट करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, बार बार करो, जितनी बार करोगे उतना अच्छा होगा। समझ में आ गया? तो आई थॉट आपको इस स्ट्रैटेजी से हेल्प मिले, आप भी बेटर नॉर्सेट 10 को प्लान कर पाओ। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।